बच्चों फोटोसिंथेसिस का मेन पर्पस क्या है? फूड बनाना। ठीक है, फूड बनाना। फूड क्या है? ग्लूकोज है। अभी तक हमने देखा लाइट रिएक्शन में ग्लूकोज नहीं बना। लाइट रिएक्शन में क्या हुआ था कि वाटर की स्प्लिटिंग हुई, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हुई, एनर्जी रिलीज हुई इलेक्ट्रॉन से, और दो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल बनाए गए, एटीपी और एनएडीपीएच। अब दूसरा रिएक्ट फेज जो है वो है डार्क साइकिल या फिर डार्क रिएक्शन। इसमें क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होके क्या बनाएगी? ग्लूकोज बनाएगी। फोटोसिंथेसिस का मेन पर्पस क्या है? ग्लूकोज यानी फूड बनाना। अब ये फूड कैसे बनेगी आज की वीडियो में हम ये देखेंगे। उससे पहले आप ये देखें कि ये क्लोरोप्लास्ट है, और ये जो स्टॉक्स नज़र आ रहे हैं मेम्ब्रेन बने, ये जो है स्टॉक्स ग्रेनम कहलाते हैं, और जिन मेम्ब्रेन से ये स्टॉक बने हैं उन मेम्ब्रेन्स को क्या कहते हैं? थैलाकॉइड कहते हैं। और देखा कि जो लाइट रिएक्शन है वो एटीपी और एनएडीपीएच बनाता है, और कहाँ पे बनते हैं ये थैलाकॉइड्स की मेम्ब्रेन पे जी स्कीम चलती है। अब ये एटीपी और एनएडीपीएच क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रोमा है उसमें आ जाएंगे। अब यहाँ पे स्ट्रोमा के अंदर डार्क साइकिल चलेगा, डार्क रिएक्शन होगा। कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के ज़रिए से, स्टोमेटा क्या है बच्चों? स्टोमेटा जो है लीव्स के अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं जिनके ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है लीव्स के अंदर आती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जब लीव्स से क्लोरोप्लास्ट में आएगी तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होके ग्लूकोज बनाएगी। ड्यूरिंग दिस फेज कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस टू मेक ग्लूकोज। इस फेज में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है टू मेक ग्लूकोज। बच्चों इस रिएक्शन में हम ये देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से रिड्यूस हो रही है टू मेक ग्लूकोज। ठीक है, तो डार्क रिएक्शन जो है 3 स्टेप्स पर कंसिस्ट करता है। फर्स्ट स्टेप है कार्बन फिक्सेशन। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स कंबाइन विद 5 कार्बन कंपाउंड। ये 5 कार्बन कंपाउंड्स ऑलरेडी स्ट्रोमा के अंदर होते हैं, उसके साथ जाके कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल मिलेगा टू फॉर्म 6 कार्बन कंपाउंड्स, तो एक 6 कार्बन कंपाउंड मॉलिक्यूल बनेगा। दिस 6 कार्बन कंपाउंड इज अनस्टेबल, ठीक है, एंड स्प्लिट इनटू 3 कार्बन कंपाउंड्स। जो 6 कार्बन कंपाउंड है ये अनस्टेबल है, यानी कि अपना स्ट्रक्चर ज़्यादा देर तक कायम नहीं रख सकेगा, इसलिए ये टूट जाएगा इनटू 3 कार्बन कंपाउंड्स में। किस तरह? यहाँ से समझते हैं बच्चे। जब 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल मिलेंगे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ 5 कार्बन कंपाउंड के साथ, तो ये बना देंगे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ 6 कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, यहाँ पे 3 कार्बन ये हैं और 5 3 15 कार्बन ये हैं, 15 और 3 18। तो अब यहाँ पे देखें 6 3 18, तो कार्बन की तादाद जो है आपने वो नोट करनी है ताकि जो है वो चेंज ना हो। अगर वो चेंज हो गई तो आपका साइकिल पूरा गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल बने हैं 6 कार्बन कंपाउंड वाले। वहाँ पे बताया गया है कि जो 6 कार्बन कंपाउंड्स हैं ये अनस्टेबल है और ये अपना जो है स्ट्रक्चर ज़्यादा देर तक कायम नहीं रख सकेगा, इसलिए ये जो है टूट जाएगा। कैसे टूटेगा? ये मॉलिक्यूल जो है यहाँ से, ये यहाँ से, और तीसरा भी यहीं से। जब ये टूटेंगे तो 6 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। कितने कितने कार्बन वाले? 1 2 3, 3 3 कार्बन वाले 6 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कार्बन फिक्स हो गई। अब दूसरा स्टेप आता है रिडक्शन। ये जो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड्स बनी है इनकी रीअरेंजमेंट होगी और ये रिड्यूस्ड हो जाएंगे। रिडक्शन के लिए क्या है? मैंने आपको बताया था रिडक्शन इज गेन। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स लेंगे NADPH से, ATP का इस्तेमाल होगा, रीअरेंजमेंट होगी, और उसके बाद क्या हो जाएगा? 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स बनेंगे। 6 मॉलिक्यूल बने हैं। अब यहाँ से एक मॉलिक्यूल जो है वो निकाल लिया जाएगा टू मेक ग्लूकोज, ग्लूकोज बनाने के लिए। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे यहाँ पे ग्लूकोज जो है 6 कार्बन वाला होता है, तो यहाँ पे 3 कार्बन क्यों ले रहे हैं? यहाँ से 2 मॉलिक्यूल्स भी तो ले सकते हैं। बच्चों 2 मॉलिक्यूल हम इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि इस मॉलिक्यूल को हमने दोबारा से रीजनरेट करना है, दोबारा से, ताकि दोबारा साइकिल चल सके। ठीक है, अगर हम 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे तो ये दोबारा जो है साइकिल नहीं चल सकेगा, और यहाँ पे तो हज़ारों लाखों की तादाद में ग्लूकोज बनाने होते हैं, एक मॉलिक्यूल तो नहीं बनाना होता। इसलिए यहाँ पर जो है 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट का एक मॉलिक्यूल निकाल लिया जाएगा टू मेक ग्लूकोज बनाने के लिए। बाकी बचे 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स। उसके बाद क्या होगा? ये जो मॉलिक्यूल्स हैं 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड्स दोबारा से रीजनरेट हो जाएंगे ताकि साइकिल दोबारा से चल सके। बच्चों ग्लूकोज का फार्मूला क्या है? C6H12O6। ग्लूकोज का फार्मूला क्या है? C6H12O6। अब यहाँ पे सिर्फ 3 कार्बन मिले हैं, बाकी 3 कार्बन के लिए ये जो साइकिल है दोबारा से चलेगा। अगर यहाँ पे 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल लिए जाते हैं तो ये साइकिल 2 दफ़ा चलेगा, और अगर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल लिया जाता है तो ये साइकिल
6 टाइम चलेगा सिर्फ एक ग्लूकोज मालिक्यूल बनाने के लिए, ठीक है, ये आपने याद रखना। अब हम बाकी जो 2 स्टेप है उनको भी देख लेते हैं। 3 कार्बन कंपाउंड्स आर रिड्यूस टू 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स बाय यूजिंग एटीपी एंड हाइड्रोजन फ्रॉम NADPH। ये जो ATP और NADPH है ये वही हाई एनर्जी मॉलिक्यूल हैं जो फर्स्ट फेज में बनी है। इनका इस्तेमाल करके 3 कार्बन कंपाउंड्स जो होगा रिड्यूस होगा 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स में। दी 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट आर यूज टू मेक ग्लूकोज। तो फिर वो जो 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो ग्लूकोज बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। थर्ड स्टेप रीजनरेशन है। दी 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो यूज टू रीजनरेट द ओरिजिनल 5 कार्बन कंपाउंड। दिस स्टेप आल्सो यूटिलाइज ATP। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये दोबारा से इसको रीजनरेट करने के लिए भी ATP का इस्तेमाल किया जाता है। और ये ATP भी कहाँ से आ रही है? लाइट रिएक्शन से आ रही है। बच्चों यहाँ पर डार्क रिएक्शन जो है वो भी कंप्लीट होता है। हमने देखा कि किस तरह जो है फोटोसिंथेसिस में 2 फेजेस होते हैं, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं ऑन दी मेम्ब्रेन ऑफ द थैलाकोइड। वो जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है इन दी डार्क रिएक्शंस टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होगी और ग्लूकोज बनेगा। और ये जो डार्क रिएक्शन है ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होगा। फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल का क्या अहम किरदार है वो पढ़ेंगे। दी थैलाकोइड मेम्ब्रेन्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंटेन पिगमेंट्स। बच्चों आपको पता है कि क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनेली है जिसके अंदर सेल अपनी खुराक बनाता है और इस क्लोरोप्लास्ट को दूसरा नाम कहा जाता है किचन ऑफ द सेल। ठीक है, इसके अंदर जो है थैलाकोइड्स मेम्ब्रेन्स होती हैं इस तरह स्टॉक की फॉर्म में। यहाँ पर जो है लाइट रिएक्शन चलता है और ये जो पिगमेंट्स हैं ये इस थैलाकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाते हैं। क्लोरोफिल ए इज़ द मेन पिगमेंट। क्लोरोफिल ए जो है मेन पिगमेंट है जो प्लांट इस्तेमाल करते हैं टू कैप्चर सनलाइट। अदर्स आल कार्ड एसेसरी पिगमेंट्स। बाकी जो इसके अलावा पिगमेंट्स हैं उनको एसेसरी पिगमेंट्स कहा जाता है एंड इंक्लूड क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड। और उनमें क्या शामिल है? क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड्स। पिगमेंट्स अब्जॉर्ब सनलाइट। सबसे पहले आपको ये बता दें कि पिगमेंट्स होता क्या है। पिगमेंट्स आर दी सब्सटेंसेस दैट अब्जॉर्ब विजिबल लाइट। डिफरेंट पिगमेंट्स अब्जॉर्ब लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। देखिए बच्चों, जो पिगमेंट्स है ना, हर पिगमेंट एक जैसी रोशनी को जज़ब नहीं कर सकता। आप ऐसे समझ लें कि हर पिगमेंट की अपनी पसंदीदा रोशनी होती है जिसको वो जज़ब करता है। पिगमेंट्स अब्जॉर्ब सनलाइट एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। पिगमेंट्स क्या करते हैं? सूरज की रोशनी को कैप्चर करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं किस एनर्जी में? केमिकल एनर्जी में, फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए, ताकि फोटोसिंथेसिस हो सके, ग्लूकोज तैयार हो सके, फूड प्लांट तैयार कर सकें। ओनली अबाउट 1% ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन द लीफ सरफेस इज अब्जॉर्ब, द रेस्ट इज रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड। जितनी भी रोशनी जो है प्लांट के लीव्स पर पड़ रही होती है उसमें से सिर्फ 1% जो रोशनी है वो जो है अब्जॉर्ब की जाती है। बाकी जो रोशनी है या तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है यानी कि मुड़ जाती है, या फिर ट्रांसमिट हो जाती है, या फिर लीफ के अंदर से गुजरती है और दूसरी तरफ से निकल जाती है। द ब्लू एंड रेड लाइट्स कैरी आउट मोर फोटोसिंथेसिस। देखिए बच्चों, जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है ये फोटोसिंथेसिस करवाता है। अब ये जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है ये ब्लू और रेड लाइट को अब्जॉर्ब करता है, इसलिए ब्लू और रेड लाइट में ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है, डिफरेंट पिगमेंट्स आल्सो अब्जॉर्ब डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि हर पिगमेंट जो है हर किस्म की रोशनी को अब्जॉर्ब नहीं कर सकता, एक मखसूस रोशनी को अब्जॉर्ब करता है। क्लोरोफिल ए अब्जॉर्ब्स लाइट ऑफ ब्लू एंड रेड। ब्लू और रेड को अब्जॉर्ब करता है। The wavelength which are not absorbed by chlorophyll A are absorbed by accessory pigments। वो लाइट जो क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब नहीं कर सकता उन लाइट्स को कौन अब्जॉर्ब करते हैं? एसेसरी पिगमेंट्स। एसेसरी पिगमेंट्स में कौन कौन से पिगमेंट शामिल हैं? क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड्स। व्हेन अ पिगमेंट एब्जॉर्ब लाइट, जब पिगमेंट लाइट को अब्जॉर्ब करता है रिएक्शंस होता है, जिस तरह लाइट रिएक्शन हुआ, एंड इट्स इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज, और इसके इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किए जाते हैं यानी कि उनकी एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है, बढ़ने के बाद वो रिलीज हो जाती हैं पिगमेंट्स से। दी हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पास करते हैं एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से, एंड देयर एनर्जी इज यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड फॉर रिड्यूसिंग NADPH टू NADPH। ठीक है, ये हम लाइट रिएक्शन में पढ़ चुके हैं कि किस तरह क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब करते हैं। वहाँ पर रिएक्शन होता है जिसको लाइट रिएक्शन कहा जाता है। उसमें क्या होता है कि जो
पिगमेंट्स के मॉलिक्यूल्स हैं, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल हैं, वो उनको एनर्जी मिलती है, वो एक्साइटेड स्टेट में आते हैं और ऊपर कूदते हैं। फिर वहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन स्टार्ट होती है यूँ करके। यहाँ पे फिर वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन स्टार्ट होती है। इस इलेक्ट्रॉन में वो एनर्जी रिलीज़ करते हैं, जिस एनर्जी को इस्तेमाल किया जाता है एटीपी बनाने के लिए। फिर यहाँ पे आके दोबारा से उनकी एनर्जी कम हो जाती है। फिर दोबारा से वो फोटो सिस्टम 1 से लाइट एनर्जी को कैप्चर करके फिर एक्साइटेड होते हैं, और फिर एक्साइटेड होने के बाद जहाँ पर रिड्यूस्ड हो जाते हैं किसमें, NADP इलेक्ट्रॉन्स जो है। NADP एक एंजाइम है, ये एंजाइम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, साथ में प्रोटॉन को मिलाता है और रिड्यूस हो जाता है इनटू NADPH।